नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट साइंस जनवरी 2024 के क्वेश्चन पेपर। जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें हमने साइंस के 2011 से लेके 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं हमने सभी को सोल्व करा है। आप वे प्लेलिस्ट पर जाइए और सारे प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, क्योंकि यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर ही ढंग से कर लेते हैं तो काफ़ी चांस है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सिलेक्ट द ऑप्शंस विच वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। चलिए, क्या लिखा है? Sound is produced by vibration and different musical instruments having specific vibrating parts. In X, the sound is produced by stretch strings. ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। विभिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट भाग कंपन होते हैं। एक्स में ध्वनि तानित तारों के द्वारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ताने जो होती हैं उनको खींचते हैं, करते हैं, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इन अ वाई इट इज द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, उससे यानी तनित झिल्ली होती है जिससे कंपन होता है। और जेड में द वाइब्रेटिंग पार्ट इज प्रोड्यूस्ड साउंड इन द एयर कॉलम। इसमें हवा का कंपन होता है, यानी वायु स्तंभ वाला कॉलम होता है जिसमें कंपन होता है, जिससे आपकी ध्वनि जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा सही आंसर रहेगा। पहले में सितार आएगा। सितार में ठीक है ताने होती हैं। हारमोनियम में किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये जो खिंची हुई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये गलत हो गया। ढोलक पहले में नहीं आएगा क्योंकि ढोलक में तार नहीं होते। गिटार में तार होते हैं, ठीक है, तो पहला स्ट्रिंग वाला सही है। फिर आपका मेम्ब्रेन वाला तबला सही है। फिर हवा वाला शहनाई सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गिटार जो है उसमें तारों द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, तबले में तने झिल्ली होती है, और शहनाई में ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग जो होता है वह हवा के माध्यम से कंपन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज। निम्नलिखित में से पादप पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय की पहचान कीजिए। लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक। पौधों से हमें, जब हम पौधों को खाते हैं, जैसे कि हम पालक खा रहे हैं, भिंडी खा रहे हैं, मिर्ची खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, तो उससे हमें कुछ मात्रा में पोषक मिलते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए आवश्यक होते हैं। तो वह कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? तो वह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिंक, आयरन एंड मैग्नीज। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। जिंक, लोह और मैग्नीज वे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें पौधों के द्वारा मिलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन क्या है? द स्टार्स इन द नाइट स्काई अपेयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो तारे हैं वे पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं। रीजन क्या है? द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। बिल्कुल सही है, ये हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, यहाँ पे हो गया ईस्ट और यहाँ पर हो गया वेस्ट। अर्थ जो होती है वो इस तरह से रोटेट करेगी, वेस्ट टू अर्थ। तो जो भी चीज़ें हैं वो हमें ईस्ट टू वेस्ट जाती हुई दिखाई देंगी। तो दोनों ही सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है? इट इज इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है, ये लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। एक केमिकल रिएक्शन ही होती है ऑक्सीजन की आयरन के साथ, जिसके बाद रस्टिंग की सिचुएशन बनती है। इट इज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इट कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे होती है। बिल्कुल सही बात है। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, ये अनुत्क्रमणीय है। जंग लगे लोहे को वापस पुनः उसी लोहे में परिवर्तित हम नहीं कर सकते। आप वो कह सकते हो घिसाई मिसाई कर सकते हो। घिसाई मिसाई करके क्या करोगे? आप उसके ऊपर की एक परत हटा दोगे, लेकिन वो परत तो बेकार ही हो गई ना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 65। मैच द सब्सटेंस इन कॉलम ए विद देयर केमिकल नेम्स इन कॉलम बी। दिए गए पदार्थों का मतलब कॉलम ए को कॉलम बी के पदार्थों से मिलाना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेंगे हम। इलेक्ट्राइम ये होता है आपका जिसे हम बोलते हैं भुजा हुआ चूना, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ए का तो होगा 4, ए का 4 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो सेकंड और थर्ड को गलत कर दो। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ में से एक सही रहने वाला है। और हमको एक अच्छा से देख लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बी का तो होगा मतलब एफ का होगा सेकंड, एफ का सेकंड एंड ए का 4 सिर्फ हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम मिला देते हैं फिर। बी का क्या है, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बिल्कुल सही मिला हुआ है। सी का थर्ड लाइम स्टोन, लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये भी सही है। डी का 5 कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी ठीक है। क्विक लाइम, क्विक लाइम आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर आपको इन 6 में से 2 या 3 भी अच्छी तरीके से याद हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे सिर्फ 2 याद थे, हालांकि मुझे सारे याद थे, बट मैं आपको बता दूं कि मान लो अगर एग्जाम में कोई बच्चा जाता है उसे भुजा हुआ चूना और बेकिंग सोडा बस 2 याद हैं, तो वह ऑप्शन को यहाँ पर आसानी से टिक कर सकता था। हालांकि आपको ये सारे के सारे अच्छी तरीके से कंटेस्ट करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथनों की पहचान कीजिए। अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है, बिल्कुल सही है। फैक्ट क्या होता है कि कोई चीज़ अगर हर बार सही होती है तो वो फैक्ट बन जाता है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है या पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये एक फैक्ट है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। लाइज ए थ्योरी दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। देखिए ला कोई थ्योरी नहीं है, सिद्धांत। अगर एक सिद्धांत बार बार प्रयोगों द्वारा सही पाया जाता है तो उसे हम एक नियम बना देते हैं कि इस तरह से चीजें काम करती हैं। नियम कोई थ्योरी नहीं होती। तो बी गलत है, फर्स्ट सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। निम्नलिखित लेख को पढ़िए। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में पढ़ लेंगे। व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रोड इज ब्रॉट नियर अ अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, क्या होगा? द इलेक्ट्रोस्कोप लीव मूव फर्दर अपार्ट, both the electroscope leaf acquire similar charge, the negative charge pass on the electroscope causing its leaves to move further apart। देखो हो क्या रहा है, एक छड़ है, ठीक है, एक छड़ है, इसको एक इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर आ रहे हैं। ठीक, अब इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वह इससे दूर चली जाती हैं। ठीक, पहले में क्या लिखा है, विद्युत दर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। इसमें ये लिखा है द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव्स फर्दर अपार्ट, दूर हो जाएंगी, ये लिखा हुआ है पहले में। दूसरे में क्या लिखा है, बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, दोनों विद्युत पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। ठीक, ये रीजन लिख दिया। पहले में क्या बताया कि दूर चली जाएंगी, दूसरे में दूर जाने का कारण बता दिया कि दोनों पे सेम चार्ज जाएगा। सेम चार्ज रिपेल करता है यानी एक दूसरे से दूर जाता है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा था, थोड़ा सा मैं इसको और नीचे करना चाहूंगा। द नेगेटिव चार्ज पास ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट्स लीव्स टू मूव फर्दर अपार्ट, ऋणात्मक आवेशों को विद्युत दर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। सी वाले में भी रीजन लिखा है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको देखते से ही पता चल गया। तो ए इज एन ऑब्जर्वेशन, पहला तो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। बी और सी क्या है, बी और सी इसके अनुमान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वी एंड सी जो वह इन्फ्लुएंसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम हिंदी में टिक करेंगे। ए अवलोकन है जबकि बी और सी इसके अनुमान होंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? अम्लीय वर्षा के लिए हमारा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडक्टिव ऑफ द हाइपोथेसिसिंग स्किल।
निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है? ठीक, मतलब हाइपोथेसिस स्किल नहीं बढ़ेगी, आप किससे नहीं बढ़ेगी? फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस विद लीड टू इंक्वायरी, इंक्वायरी कर रहे हो, हाइपोथेसिस स्किल जो होती है, परिकल्पना जो होती है, वह बढ़ेगी। अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन एंड रिलेशनशिप टर्म ऑफ सम प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करोगे, इसमें भी आप परिकल्पना निर्माण करोगे। यूजिंग द सेंस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने में परिकल्पनाएं नहीं चलेंगी। आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट्स, कोई चीज़ आइडेंटिफाई जब हम करते हैं, कुछ चीज़ की पहचान करते हैं, तो वहाँ पर भी परिकल्पना चलती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में आपकी हाइपोथेसिस स्किल जो है वो नहीं चलेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सामान्य अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। जो आपकी नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ये भी सही है। अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, तभी तो हम जो अचार हैं उनको स्टील के बर्तनों में न रखकर आप कांच के बर्तनों में रखते हो, या फिर जो चीनी मिट्टी होती है उसके बर्तनों में रखते हो। तो ए और बी सही है, दोनों ही सही है मतलब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, अ बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर, भाई एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया। इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट एंड देन रिटर्न टू द थ्रोअर, ये अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी और फेंकने वाले के पास वापस आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव द सेम वैल्यू ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशंस ऑफ द बॉल, जब गेंद ऊपर की ओर जा रही होगी तब, और जब वह नीचे की तरफ आ रही होगी तब कौन सी चीज समान रहेगी? ठीक, अब यहाँ पर यह नहीं बोला कि इस पूरी सिचुएशन में कौन सी चीज समान रहेगी, ऊपर से नीचे तक आने में कौन सी चीज समान रहेगी, ये नहीं बोला इन्होंने। इन्होंने ये बोला कि जब वह ऊपर जा रही होगी और जब वह नीचे आ रही होगी तो उसमें से कौन सी चीजें जो रहेंगी वह समान रहेंगी। तो उसका जो एक्सेलरेशन है वह समान रहेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वह समान रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वह समान रहेगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य समान रहेगा। ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन ए दिया था। ऑप्शन ए का मतलब होता है फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। यदि आपने फर्स्ट टिक करा है एक्सेलरेशन तो ये भी सही है, और अगर आपने सेकंड टिक करा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो वह भी सही है। ठीक है, अब ये दोनों किस प्रकार से सही है? जब गेंद ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी जो वेलोसिटी है, जिसे हम वेग बोलते हैं, वह धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक समान स्पीड से कम होगा। तो वेग में चेंज होने का जो रेट होता है, यानी वेलोसिटी में चेंज होने का जो रेट होता है वो एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन पूरे के ऊपर जाते टाइम, और इसी प्रकार से जब वह नीचे आ रही होगी तो भी वेलोसिटी एक सेम रेट से चेंज हो रही होगी। तो इस तरह से हमारा एक्सेलरेशन तो इक्वल हो गया। और अर्थ जो ग्रेविटी का फोर्स लगाएंगी वो दोनों ही बार सेम लगाएगी, ऊपर जाने में जो फोर्स लगाया और नीचे आने में जो फोर्स लगाया वो इक्वल ही रहेगा, तभी बॉल जिस साइड से फेंकी गई उसी साइड पर वापस आएगी। डिस्प्लेसमेंट हर बार चेंज होता रहेगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं रहेगा। वर्क डन बाय, देखो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी चेंज होगा, क्योंकि हाइट चेंज होती जाएगी ना, तो वर्क भी चेंज होता जाएगा। इक्वल क्या रहेगा? एक्सेलरेशन इक्वल रहेगा एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है, अ बॉडी हैज अ लीनियर मोमेंटम ऑफ p एंड अ मास ऑफ m, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज, एक पिंड का रेखीय संवेग p तथा द्रव्यमान a में सन्निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी k इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, और जो हमारा मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू m भी होता है। तो हम यहाँ से वेलोसिटी की टर्म में चेंज कर लेते हैं, तो p अपॉन m इज इक्वल टू v हो जाएगा। यहाँ पे v का वैल्यू रख दोगे तो यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, k इज इक्वल टू हाफ m, v की जगह हमने रख दिया p अपॉन m का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2m इंटू पी स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर अपॉन 2m इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एट अपर प्राइमरी लेवल,
उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है? आप कौन सी स्ट्रेटेजी का प्रयोग करोगे जब आप बच्चों को केमिकल रिएक्शन समझाओगे? अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे, मतलब वो 6ठी 7वीं 8वीं वाले हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 9th वालों का आप समझ सकते हो, उससे छोटे क्लास के में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। राइट द केमिकल इक्वेशंस इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड आस्क स्टूडेंट्स ऑब्जर्व। सिंबल्स को बच्चे इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव एग्जाम्पल। ये तो फिर वो आ गई डिडक्टिव मेथड हो गई कि पहले आपने डेफिनेशन दे दी फिर एग्जाम्पल दे रहे हो। होल्ड अ डिस्कशन, डिस्कशन आ गया तो वो बेस्ट है। होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शन विच स्टूडेंट्स आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व इन देयर लाइफ्स। बिल्कुल ठीक है। आप क्या करोगे? उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा करना जिनका विद्यार्थी ने उनके जीवन पर संभावित रूप से अवलोकन किया है। कौन कौन सी चीज़ पर बच्चों ने अवलोकन किया? जैसे लोहे पे जंग लगना, इसका आप एग्जाम्पल बच्चों के सामने आप रख सकते हो। चूने के पानी का दूधिया होना, या पानी को जब आप चूने पुताई वगैरह करते हो उस समय चूना जो होता है उसको आप उससे पुताई करते हैं तो वह सफ़ेद हो जाता है। तो इस तरह की रिएक्शंस का आप उनको यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एनिमल इन विच ऑल सोर्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। निम्नलिखित में से उस जंतु का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाहर निषेचन को दर्शाते हैं? हेंस लिजार्ड, लिजार्ड जो होती है इंटरनल होता है, लिजार्ड में इंटरनल होता है। बटरफ्लाई में इंटरनल होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फ्रॉग, फिश एंड स्टारफिश जो होती है उनमें बाहर निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी इनमें इंटरनल होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। कंसीडर द टेस्ट टर्म गिवन बिलो एंड मैच द फॉलोइंग। हिंदी में बता देता हूँ आपको। नीचे दी गई परीक्षण सामग्री पर विचार कीजिए तथा निम्न अनुसार को सुलेमित कीजिए, सुमेल कीजिए। यहाँ पर कॉलम ए में कुछ चीज़ें दी हुई हैं और कॉलम बी में भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, थोड़ी एक ज़्यादा है। कुल मिला के मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन बनाया गया है। अब ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन बना लिया और हमें इतना समझ में आ गया कि कुछ चीज़ें कॉलम ए में है, कुछ चीज़ें कॉलम बी में है, लेकिन कॉलम बी में एक चीज़ ज़्यादा है, एक ऑप्शन ज़्यादा दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब हम इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि ऑप्शंस किस तरह के दे रखे हैं। Which of the following is not a reason that can be given justify that the item is poorly constructed? यह उच्च सिद्ध करने के लिए कि दी गई सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता? कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 अतियुक्त प्रविष्टियां दी गई हैं। ठीक है। कॉलम ए और बी में असमान प्रविष्टियां हैं, बिल्कुल सही है। मिलते हुए युग्मों का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रविष्टियों के बीच में विसंगति है। हमें क्या बताना था कि सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है, इसके लिए हम कौन सा कारण नहीं देंगे? हम ये कारण इसके लिए दे सकते हैं कि भाई कॉलम बी में दो अधिकतम युक्त प्रविष्टियां हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इनसे सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है, इसको जैसे तैसे क्यों बना दिया। इनके बीच में किसी प्रकार की विसंगतियां हो सकती हैं, ऊपर नीचे हैं, लेकिन ए और बी में असमान प्रविष्टियां हैं, ये कोई कारण नहीं है। ये तो तरीका ही होता है कॉलम्स को बनाने के लिए, इसको टफ बनाने के लिए। यह जैसे तैसे नहीं बनाइए, ये सोच समझ कर बनाइए। ठीक है, इससे समझना। ए और बी में असमान प्रविष्टियां हैं, क्यों रखी हैं भाई? जो बी कॉलम है, बी कॉलम में एक ज़्यादा क्यों रखा? इसलिए रखा कि इसके लेवल को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए। ठीक, तो इसलिए हम इसका राइट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 2। कॉलम ए और बी में असमान प्रविष्टियां हैं। इससे हमारे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, बच्चों की थोड़ी जो थिंकिंग है वह थोड़ी और ज़्यादा लगेगी। तो 2 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। इनको पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। ड्राइड रेजेंस व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर फॉर सम टाइम सेलो ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण जो किशमिश होती है वह जब उनको हम पानी में डालते हैं तो वे फूल जाती हैं। प्लांट सेल्स हैव अ सिलेक्टिवली पेरमेबल सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। प्लांट्स के अंदर एक झिल्ली होती है जिससे कि पानी अंदर बाहर हो जाता है, जिससे वो फूल जाती है। तो दोनों ही सही है और ये इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा।
पादप कोशिकाओं में वर्णनात्मक रूप से परागम्य कोशिका झिल्ली होती है। परागम्य मतलब जिसके आर पार कोई चीज़ जा सके। अगर अंदर ज़्यादा मटेरियल हो जाता है तो पानी बाहर आ जाता है या फ्लूइड बाहर आ जाता है, बाहर ज़्यादा हो जाता है अंदर कम रहता है तो वह अंदर चला जाता है। तो फर्स्ट इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ मोस्ट suitable strategy to introduce the topic deficiency disease at upper primary level। उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। फर्स्ट, प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी। संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना। डेफिनेशन हम पहले नहीं देंगे, पहले चीज़ें समझाएंगे। अरेंज फॉर अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस pertaining टू अ डेफिशिएंसी डिसीज एंड होल्ड अ डिस्कशन अराउंड इट। यहाँ पे डिस्कशन भी चल रहा है और एक डॉक्टर का आपने प्रिस्क्रिप्शन भी ले रखा है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लो कि ये हमारा सही उत्तर हो सकता है। लिस्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड फंक्शंस बाय द फंक्शंस दे परफॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उन्हें सूचीबद्ध करना। लिस्टिंग करना ये भी हमारा मतलब नैरो एम हो जाता है, यानी कि छोटी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें बच्चों का एक्सप्लोरिंग पावर नहीं चल रही है, बच्चे एक्टिव नहीं हो रहे, बच्चे एक्टिव होना चाहिए। होल्ड अ डिस्कशन ऑन अ कॉमन ह्यूमन डिसीज, यहाँ पर भी डिस्कशन है तो इसलिए भी हमारा सही उत्तर हो सकता है। तो थर्ड में भी डिस्कशन है, फोर्थ में भी डिस्कशन है, लेकिन सेकंड का जो डिस्कशन है ना, सॉरी सेकंड और फोर्थ दोनों में डिस्कशन है, सेकंड का डिस्कशन ज़्यादा सही है क्योंकि यहाँ पर आपने एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ले लिया जो कि जिसके गलत होने के चांसेस बहुत कम है, जिसकी वैलिडिटी ज़्यादा है। ठीक है, राइट है जो कि सही है, उसने अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है, उसके आधार पर आप डिस्कशन कर रहे हो, तो सेकंड आपका बेस्ट रहेगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड ही रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 78 होगा शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट्स साइंस प्रमोट स्पेक्टिसिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेह भाव को बढ़ाता है कि कथन करता है। देखिए कई बार हमें थोड़ा सा विज्ञान को लेकर डाउट भी हो जाते हैं, तो क्यों हो जाते हैं। साइंस जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस, बिल्कुल ठीक है, ये सब्जेक्टिव नहीं होते इसलिए कई लोगों को इन पर डाउट हो जाते हैं। साइंस इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर, प्योरली इंडक्टिव नहीं है, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों ही तरह की चलती है। साइंस डू नॉट ट्रस्ट द फाइंडिंग ऑफ अदर साइंटिस्ट, ये भी गलत है, भाई दूसरे वैज्ञानिकों की जज परिणाम पर विश्वास नहीं करते, सब पर विश्वास करते हैं। साइंस आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज, वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं तथा अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। तो इससे इसका को तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा। तो विषयनिष्ठ अनुभविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावों को आंकते हैं, इसलिए कई बार हमारे अंदर कुछ चीज़ों को लेकर संदेह हो जाता है। अगला है हमारा 79। अ बॉक्स ऑफ मास 500 ग्राम इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्षैतिज अनुप्रस्थ मेष टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे बॉक्स का द्रव्यमान सहित 500 ग्राम है, उस पर लगने वाले बलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो बॉक्स है ना वह टेबल पर पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का मूव नहीं कर रहा है, ठीक, ये चीज़ को आपको पकड़ना है क्वेश्चन से। जी का वैल्यू दे रखा है। नो फोर्स एक्ट ऑन इट, फोर्स तो हर चीज़ पर हमेशा लग रहा है, जितनी भी चीज़ें हर एक चीज़ पे किसी न किसी प्रकार का फोर्स लग रहा है हमेशा। हम ये कभी नहीं कह सकते कि किसी प्रकार का फोर्स किसी पे नहीं लग रहा, फोर्स सब पे लग रहा है। एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यहाँ पे लिख दिया अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन इट डाउनवर्ड डायरेक्शन, अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा। अब पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर एक बैलेंस फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में तो कोई लग ही नहीं रहा। देखो ऑब्जेक्ट जो है ना वो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका टेबल पर रखा हुआ है, अगर इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा होता तो ये मूव करता, या तो यहाँ इधर मूव करता या इधर मूव करता या किसी भी डायरेक्शन में मूव करता। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं कर रहा है तो उस पर एक बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, उस पर एक संतुलित बलों का युग्म लग रहा है, इस पर घर्षण बल लग रहा है, साथ के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हमारा किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 80।
क्वेश्चन नंबर 80 है, इज अ डिवाइस विच इज यूज टू सी अराउंड कॉर्नर्स एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाई रिस्पेक्टिवली आर। एक यंत्र जिसका उपयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और ये किस सिद्धांत पर आधारित है? टेलीस्कोप, कैलेडोस्कोप, पेरिस्कोप और पेरिस्कोप डिस्पर्सन। पेरिस्कोप डिस्पर्सन पर नहीं होता। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो, कॉर्नर्स मतलब कि एंगल्स पर। तो आपने इस तरह का एक यंत्र देखा होगा सबमरीन वगैरह में। यहाँ से आपकी आंख जो होती है, यहाँ से आपकी आंख यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख पाती है। तो जो कॉर्नर्स हैं उनको देखने के लिए हम पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, यानी परिदर्शी, शायद हिंदी में आगे पीछे हो सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको जो कि रिफ्लेक्शन पर काम करता है। जो आपकी रेज होती हैं, यहाँ पर एक ग्लास लगा होता है, उससे टकराती हैं, फिर यहाँ पर जो ग्लास होता है उससे टकराती हैं, फिर आपकी आंखों तक पहुँचती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला है, एक्स एंड वाई आर थिक ब्लैक लिक्विड विच कैन बी यूज्ड फॉर मेटेलिंग द रोड्स। X is derived from petroleum, Y is derived from coal. Which of the following X and Y are respectively? X जो हो वो कहाँ से आ रही है? पेट्रोलियम से आ रही है। और Y जो आ रही है वो कोल से आ रही है, और इनका यूज़ हम रोड बनाने के लिए करते हैं। तो ये है आपके बिटुमेन और कोल तार। बिटुमेन जो है वो आपके पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिफाइन करते हैं तो पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी एलपीजी वगैरह सब कुछ निकलता है, तो उसमें से बिटुमेन भी निकलता है, और कोयले से कोल तार निकलता है। इन दोनों का प्रयोग करके हम सड़कों को पक्का करते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विथ रिस्पेक्ट टू कैरी आउट ऑफ अवर क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन वाया टीचर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए वांछनीय नहीं है? चलिए, डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है तो क्या डिजायरेबल नहीं रहेगा, मतलब टीचर को ये काम नहीं करना चाहिए, वो हमें यहाँ पे बताना है। रिहर्स द डिमॉन्स्ट्रेशन बिफोर कैरिंग इट आउट इन क्लास। कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना, ये तो वांछनीय है, ये काम करना चाहिए। एम्फेसाइज बिफोर हैंड द लिंकेज दैट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक। समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। चलो इसको अभी थोड़ा छोड़ते हैं, हम आगे देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शन है। सप्लीमेंट द डिमॉन्स्ट्रेशन विथ एक्सप्लेनेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रदर्शनों को व्याख्याओं से संपूरक करना, पूरक करना। फॉलो अप द डिमॉन्स्ट्रेशन विथ डिस्कशन, ये तो करना ही करना है हमें, परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना। अब यहाँ पर कह रहे हैं समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। यह इसके लिए डिजायरेबल तरीका नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर फिर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन से कथन सही है? फर्टिलाइजर्स आर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एज कम्पेयर टू मैन्योर, बिल्कुल सही है। जो खाद होती है, खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। उर्वरक जो होते हैं ना, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, उनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तभी तो उनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कौन सा करेक्ट बताना था? तो फर्स्ट ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। फाइंड द सेट दैट करेक्टली मैच्ड द प्लांट इन कॉलम में विद द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एन बी। ठीक है, हमें अलैंगिक जनन की विधि से सही प्रकार से इनको अरेंज करना है। रोज में क्या होता है? रोज में होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रबंधन होता है रोज में। तो ए का तो फिफ्थ हो जाएगा, ए का फिफ्थ यानी कि सेकंड और फोर्थ हमारे गलती होना है। ईस्ट में हमारी बडिंग होती है, तो बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। फंस में हमारा होता है स्पोर फॉर्मेशन, ये भी ठीक है। स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। गुलाब में हमारा हो गया कायिक प्रबंधन, ईस्ट में हमारा हो गया बडिंग, फर्न में हो गया हमारा बीजाणु रचना, और स्पायरोगायरा में हो गया खंडन। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिसीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। रस्ट ऑफ वीट जो होती है वो फंजाई के द्वारा होती है, ये एक फंगल इन्फेक्शन कह सकते हैं। सिट्रिक टैंकर जो होता है वह है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी, ये आपका वायरल इन्फेक्शन है।
तो बैक्टीरिया के द्वारा आपका सिट्रस टैंकर, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1/3 ओम ईच इज। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने पर प्राप्त की जाते हैं। जब भी हम सीरीज क्रम में जोड़ते हैं तो जो रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है और पैरेलल जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जब हम इनको सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 रहेगा। अब तीनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये ऐड होने के बाद हो जाएगा 3/3 और इक्वल टू हो गया 1। अब हम इन्हीं को पैरेलल जोड़ते हैं। जब हम पैरेलल जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा जो होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इज इक्वल टू 1 देखो R1 की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 प्लस 1/1/3 1/1/3, नीचे वाला 3 पलट कर ऊपर पहुंच जाएगा। 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। जो 9 वैल्यू आई है वो 1/R की वैल्यू आई है 9। 1/R की वैल्यू 9 है तो R की वैल्यू हो जाएगी फिर आपकी 1/9। ठीक है, तो ये था हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में और ये था हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना था तो दोनों को हम माइनस कर देंगे। 1 में से 1/9 माइनस करोगे तो हमारा आंसर आएगा 8/9। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 8/9 ओम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, A teacher while teaching the chapter body movements to class 6 students shows the following images to her students। एक शिक्षिका अपनी कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। A sailing boat, swimming fish and a flying aeroplane। जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और उड़ता हुआ जहाज। पहले क्या कर रही है, कुछ चीजें दिखा रही है। She then asked the student to reflect on the shape of the images and the manner of movement. Which of the following are likely to be employed by student in answering। पहले क्या करा उसने एक नाव का चित्र दिखाया, मछली का दिखाया और हवाई जहाज का दिखाया। इसके बाद वह बच्चों से पूछ रही है कि आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा किन संभावित रूपों से नियोजित किया जाएगा। पहले चीजें दिखा दी यानी पहले एग्जाम्पल दे दिए, उसके बाद चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग तो है ही है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो बी भी आपका सही हो गया। यहाँ पे किसी प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं चल रहा है और किसी प्रकार की मेजरिंग भी यहाँ पे नहीं चल रही, तो बी एंड सी दोनों सही आंसर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, सीड डिस्पर्सल में बी सेड टू हेल्प द स्टूडेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी हेल्प द स्टूडेंट नहीं, हेल्प द प्लांट्स इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल रीजन। अरे क्या पढ़ रहा हूँ, हिंदी में पढ़ना था। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है सिवाय के। जो आपके बीज होते हैं, बीज अच्छे से उगेंगे। कब उगेंगे, ज़्यादा एक साथ बोदोगे तो कैसे उगेंगे। अवॉइड कॉम्पिटिशंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा टालना मतलब कि आपको दूर दूर बीज बोना है ताकि हर एक बीज को सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी सही तरीके से मिल सके। इन्वेंट न्यू हैबिटेट्स, नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में, बिल्कुल ठीक है। प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज, नई वेराइटीज से, तो इन सब से बीज प्रकीर्णन में को लाभ पहुंचेगा। ओवर क्राउडिंग से लाभ नहीं पहुंचेगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा होना चाहिए 89। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल रीजन बिहाइंड न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बीइंग्स रिगार्डेड एज एन एक्सीलेंट थ्योरी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। भाई क्यों मानते हैं कि न्यूटन की जो थ्योरी है वो बेस्ट थ्योरी है।
इट एक्सप्लेन्स लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्यूअर एजप्शन। बिल्कुल सही है भाई, न्यूटन के नियम का यही तो काम था, धारणाएं कम थी। न्यूटन के सिर्फ गति के 3 नियम हैं, गति के 3 नियम कितनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। इट इज अराइव्ड आफ्टर थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ये भी ठीक हो सकता था। इट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इट हैज़ बीन डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये तीनों तो ठीक है, बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेटर आंसर रहेगा, क्योंकि कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की इन्होंने व्याख्या करी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रेयन इज अ सिंथेटिक फाइबर। रेयन एक संश्लिष्ट तंतु है, बिल्कुल ठीक है। रेयन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसको बिना किसी रॉ मटेरियल के आप बना सको, नेचुरल रॉ मटेरियल के बना सको, तो ये तो गलत है। सेल्यूलोज वगैरह से बनाया जाता है। तो S1 ट्रू है, S1 ट्रू है, S2 फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। S1 सही है और S2 गलत है। तो इस तरह से हमारे ये इस पेपर के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स दिख जाएंगे, सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं तो आई एम श्योर आपका जो भी एग्ज़ाम है वह आसानी से निकल जाएगा। बाकी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।